अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। आज मेरे ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम था। जब भी मैं ज़रूरी फाइल्स उठाकर घर में आ गया, इस वक्त मेरा सर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने तानिया को बोला, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप दूध पत्ती का मुझे बना दो। वो कहने लगी कि दूध तो खत्म हो गया है, बाकी जो घर में मौजूद है वो सुबह की चाय के लिए रखा है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या मतलब, दूध कहाँ गया? तब वो कहने लगी कि शहीर के पेपर्स हो रहे हैं, इसे भी रात को रोजाना दूध पीने के लिए देती हूँ, और अम्मा जी भी दवाएं खाती हैं, इनके लिए भी रोजाना ही डॉक्टर ने दूध का इस्तेमाल तजवीज़ किया है, और दिन के वक्त भी गाहे बगाहे इनका चाय पीने को दिल करता है, इसीलिए बाकी का दूध मैंने सुबह के लिए संभाल कर रख दिया है। शहीर शहीर शहीर, ये नाम सुन सुन कर मेरे कान पक गए थे। वो मेरा भांजा था। वो एक छोटा बच्चा था जो महज 12 साल का था, मगर वो मुझे अपना रकीब लगने लगा था, क्योंकि मेरी बीवी को इतना मेरा ख्याल नहीं होता था जितना उसका था। इतना वो मुझे वक्त नहीं देती थी जितना उसे देती थी। घर में वो चीज़ पकती थी जो शहीर को अच्छी लगती थी। अगर मैं कोई फरमाइश करके जाता तो शाम को मेरी बजाय शहीर की पसंद का खाना बनता था। जब ये बात मैं अपनी बीवी से पूछता तो वो हिचकिचाते हुए कहती कि शहीर ये नहीं खाता, और एक दो बार तो मैं एहतजाजन खाना खाए बगैर टेबल से उठ गया था। और फिर इसके बाद मेरी बीवी ने दो दो डिशेस बनानी शुरू कर दी, जिनमें से एक शहीर की पसंद की लाजमी होती थी। उसे घर में आए हुए 6 महीने का अरसा गुजर गया था, और मैं देख रहा था कि मैं इन 6 महीनों में पूरी तरह से अपनी बीवी से नज़रअंदाज हो रहा था, और अब मुझे इस पर सख्त गुस्सा आने लगा था। आज झंझलाहट के मुजाहरे के तौर पर मैंने लाइट ऑफ कर दी और कपड़े बदल कर सो गया। ऊंची आवाज में इससे कहने लगा कि जिंदगी तो हराम कर दी इस औरत ने। सर में दर्द था, सोचा था चाय पीऊंगा तो सर दर्द का आफाका हो जाएगा और आराम से काम कर लूंगा, मगर यहाँ पर तो किसी को मेरे आराम के बारे में कोई फिक्र ही नहीं है। मैं ऊंची आवाज में बुड़बुड़ा रहा था, मगर वो मेरी तरफ से बेपरवाह होकर पुरसुकून नींद सोई हुई थी। मैं हैरान रह गया, मेरी बीवी ऐसी तो नहीं थी। न जाने वो मुझसे इतनी बदल क्यों गई थी। वो तो मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। मेरी बेरुखी के बावजूद भी वो मेरे आगे पीछे फिरती थी, और ये जो मैंने इस पर इतना बड़ा जुल्म किया था, इसके बावजूद भी इसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। हाँ, ये जुल्म ही तो था जो मैं इस पर कर रहा था। आज पहली बार मैंने इस बात को खुद से तस्लीम किया, मगर फिर साथ ही मैंने अपनी सोच को झटक दिया। इसमें भला मैं क्या कर सकता था? मगर मैं इलाज तो करवा सकता था। डॉक्टर ने मुझे कहा भी था कि ये सब काबिल इलाज है, मगर मैं अपनी अना की वजह से मजबूर था। तभी अपनी बीवी के साथ इस डॉक्टर को भी डबट के रख दिया था, और अब जब मैं इसकी बुझी हुई आंखें, उदास चेहरा देखता तो दिल में एहसास नदामत पैदा हो जाता था। मगर मैं मर्द था। अगर मैं ऐसा वैसा कोई फैसला करता तो मेरी मर्दानगी पर कारी वार लगता, और मैं किसी भी सूरत अपनी बीवी के सामने नीचा नहीं पड़ना चाहता था। अपनी ही सोचों से लड़ता झगड़ता बिलाखिर मैं नींद की वादियों में खो गया था। सुबह भी इसके शहीद के साथ मोहब्बत के मुजाहरे देखकर मेरा मूड ऑफ हो रहा था। न जाने उसे इस बात का एहसास क्यों नहीं था कि शहीद छोटा बच्चा नहीं था, बल्कि वो जवान होता लड़का था। अब वो हर चीज़ को समझता था, मगर मेरी बीवी जिस तरह लापरवाही से दुपट्टा एक कंधे पर डाली, इसके आगे झुकी हुई इसे नाश्ता करवा रही थी, और वो भी इसी को देखे जा रहा था, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर था। तभी मैंने इसे गुस्से से कहा कि दुपट्टा अच्छे से ओढ़ कर रखा करो। वो शर्मिंदा हो गई, और फिर मैं इसे घूरता हुआ ऑफिस में आ गया था। आज भी ऑफिस में ज़्यादा काम था। आज भी मैं फाइल्स अपने साथ उठाकर ले आया था, और इसके साथ साथ मैंने अपने चाय पीने का भी इंतज़ाम कर लिया था। जानता था कि जब तक मैं चाय ना पीऊं मेरा गुजारा नहीं हो सकता, और मैं काम नहीं कर सकता। आधी रात तक का वक्त गुजर गया था। अभी तक मेरी बीवी कमरे में नहीं आई थी, न जाने कहाँ थी। मैंने अपने लिए खुद ही चाय बनाई और काम में मसरूफ़ रहा। काफ़ी देर के बाद जब मैं काम ख़त्म कर चुका तो मुझे अपनी बीवी का ख्याल आया। अभी भी वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा हो सकता है अम्मी की तबीयत ख़राब हो और वो उनके कमरे में मौजूद हो। ये सोचकर जब मैं अम्मा के कमरे में आया तो वहाँ पर भी वो नहीं थी।
अब घर में शहीर के अलावा और कौन था? यकीनन वो वहाँ थी, मगर वो इस वक्त शहीर के कमरे में क्या कर रही थी? मुझे दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा और जब मैं शहीर के कमरे में गया तो इस वक्त वो इसे गोद में बिठाए मैथ्स के सवाल समझाने में मसरूफ थी। ये देखकर मेरा बुरी तरह से दिमाग खराब हो गया। मैं इसके पास गया और इसका हाथ पकड़कर कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? शहीर मेरा गुस्सा देखकर घबरा गया था और मेरी बीवी भी सटपटा गई थी। वो मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? आपको गुस्सा किस बात पर आ रहा है? उसके चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और वो खौफजदा नजर आ रही थी, जैसे अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो परेशान हो गई हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में लेकर आया। उसे कहने लगा, आधी रात हो गई है, तुम्हें कुछ एहसास है कि तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए? अपने शौहर से पूछना चाहिए, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। शहीर जवान होता लड़का है, तुम इससे फासले पर रहो। रात के इस वक्त उसके कमरे में जाना मुनासिब नहीं है। अब की बार वो शर्मिंदा हो गई और कहने लगी कि मैं आइंदा एहतियात करूंगी, मगर मैं देखने लगा था कि दिन ब दिन वो मेरी तरफ से गाफिल रहने लगी थी। और ये सब आज से 6 महीने पहले सिलसिला शुरू हुआ था। 6 महीने पहले हम अपने घर में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। वो मेरा काम भी वक्त पर करती थी और मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा देती थी। इतनी नेक और सुलझी हुई बीवी पाकर मैं बहुत खुश था। शादी को 7 साल का अरसा गुजर चुका था और मुझे इससे सिवाय एक बात के कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन हम अपने घर में सुकून से सो रहे थे जब रात को मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। मैंने झुंझुलाए हुए अंदाज में फ़ोन कान के साथ लगाया तो मेरे बहनोई की रोती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो कहने लगा कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया है, मैं अकेला रह गया हूँ, तुम्हारी बहन मुझे छोड़कर चली गई है। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें पूरी की पूरी खुली थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन तो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल ठीक ठाक थी और अचानक से उसे क्या हो गया? अब जब हम इसके ससुराल पहुंचे तो मालूम हुआ कि उसे कई सालों से ब्लड कैंसर था और ये बात वो और उसका शौहर दोनों जानते थे, मगर उन्होंने इस बात को सबसे पोशीदा रखा था और सबसे छुप कर ही वो अपना इलाज करवा रही थी। वो किसी को भी परेशान करना नहीं चाहती थी। जब हमें ये बात मालूम हुई तो हम सब भी धाड़े मार मार कर रोए थे। इसके शौहर का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करता था और ये शादी इन दोनों की पसंद से हुई थी। सारी जिंदगी उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और अब जब वो जवानी में ही इसे छोड़कर चली गई तो ये सदमा बर्दाश्त करना मेरे बहनोई के लिए आसान नहीं था। कुछ दिनों के बाद वो भी इस दुनिया से चल बसा था और उसने इस गम को अपने दिल से ज्यादा ही लगा लिया था। अब शहीर वहाँ अकेला रह गया था, इसका ख्याल कौन रखता? तभी फिर हम इसको अपने साथ ही अपने घर में ले आए थे। वो इस वक्त 12 साल का बच्चा था, हर वक्त डरा सहमा सा रहता। उसने माँ बाप की मौत आंखों के सामने देखी थी। वो बेयकीन सा हो गया था, जैसे मोहब्बत पर से उसका एतबार ही उठ गया था। उसे मेरी बीवी ही संभालती थी और वो इससे बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता शहीर अपने माँ बाप को भूलता गया। वो अब हमें ही सब कुछ समझने लगा था और सबसे ज्यादा उसकी मेरी बीवी से बनती थी। हर वक्त वो इसके आगे पीछे फिरता रहता। पहले पहल मुझे इस बात पर एतराज नहीं था, मगर मेरे जहनी रो इस दिन बदली थी। मैं इस दिन गलत सोचने पर मजबूर हुआ था जब पिछले कुछ दिनों से मैं अपने दोस्त को परेशान देख रहा था। मेरा वो दोस्त बहुत हंसमुख था, हर वक्त वो हंसते मुस्कुराते नजर आता था और उसे देख के हम सब कहते थे कि दुनिया में ये वाहिद ऐसा शख्स है जिसे कोई गम लाहिक नहीं है। और वो भी हमारी इस बात को सुनकर अजीब से अंदाज में हंस पड़ता था और अब तो वो जैसे हंसना बोलना भूल चुका था। एक दिन उसे मैंने आड़े हाथों लिया और उसे कहने लगा, मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने उलझे उलझे क्यों नजर आने लगे हो? और मेरा इतना ही कहना था कि वो रोने लगा। मुझे कहने लगा कि मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, किससे अपने मसाइल का हल पूछूं। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में इसकी बीवी की छवि लहराई थी। वो बहुत अच्छी और खुश इखलाक औरत थी और जब कभी हम उनके घर गए उन्होंने हमारी खूब खातिर मदारत की थी। मेरा दोस्त भी इससे बहुत ज्यादा खुश था, मगर अब ऐसा क्या हो गया था जो वो इतना परेशान था?
मेरे बार बार पूछने पर वो कहने लगा कि मुझे ये बात अपनी जुबान पर लाते हुए शर्म आ रही है, मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने अपनी बीवी को अपनी मुलाजमा के बेटे के साथ रंगे हाथों पकड़ा है और मुलाजमा का बेटा महज 15 साल का है। तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो सच है, मगर इस वक्त मेरी बीवी शर्मिंदा हो गई और रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। मैंने इस बात पर गहरा सदमा लिया था। कितने दिन तक मैं इससे नाराज़ रहा, किसी चीज़ का होश नहीं था, उसे घर से निकाल भी नहीं सकता था, मगर फिर बच्चों की वजह से मैंने इसे माफ़ कर दिया। मैंने इस मुलाजमा को भी घर से निकाल दिया और जितने भी नौजवान मुलाजिम थे उनकी जगह मैंने तब्दील कर दी और नए मुलाजिम घर में रख लिए थे। अब मुझे इत्मीनान था कि मेरी बीवी किसी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकेगी, मगर मेरी ये खामख्याली थी। कुछ दिन पहले ही मैंने अपने हमसाई के बेटे के साथ उसे देखा, वो भी महज 15 साल का था, और मुझे ये बात समझ में आई कि जूं जूं मेरी बीवी की उम्र बढ़ती जा रही है, इससे शायद छोटे बच्चों में दिलचस्पी महसूस होने लगी है, तभी वो मुझे धोखा दे रही है। मैंने जब इससे पूछा कि क्या कमी है मेरी मोहब्बत में जो तुमने बच्चों के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू कर दिए, तब वो बोली, मुझे आपसे ज्यादा कम उम्र बच्चों के साथ लज्जत हासिल करके मजा आता है। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ा और मैं बेयकीनी से इसे देखने लगा। ऐसे कितने ही वाकयात मैंने सुन रखे थे जिसमें बाज़ शादीशुदा औरतें छोटे बच्चों के साथ ताल्लुकात बना लिया करती थी, मगर इन औरतों की तादाद कम थी। ज़्यादातर औरतें अपने शौहर से वफादारी करती हैं और इसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये सब सोचते हुए मेरे जहन में अपनी बीवी का चेहरा घूम गया और इसके साथ ही शहीर का चेहरा भी आंखों के सामने घूमने लगा। ये देखकर मेरा गुस्से से चेहरा सुर्ख पड़ गया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा, जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैंने अपने दोस्त को तसल्ली दी और उसे कहा कि एक बार भाभी से बात करो, अगर वो तुम्हारी बात को समझती हैं तो इन्हें एक और मौका दो, नहीं तो तुम कोई भी फैसला करने में आज़ाद हो। सारी जिंदगी यूं ही अजाब में खुद पर जबर करते हुए तो नहीं गुजारी जा सकती, मगर अब मैं खुद सख्त परेशान था कि अगर मेरी बीवी भी ऐसे ही हुई और वो भी शहीर पर गलत नज़र रखने लगी तो मैं क्या करूँगा। मैं तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और इसकी बेवफाई के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगे थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे नाक के नीचे मेरे घर में कैसा खेल खेला जा रहा था। मेरा दिल अचानक ही हर चीज़ से उचाट हो गया था। मैं अपनी दोस्त की जगह खुद को रख कर देखने लगा था। अब तो मैं सोते में भी बुरे ख्वाब देखकर उठ जाता। अक्सर ख्वाब में मुझे अपनी बीवी शहीर के साथ दिखाई देती थी। मेरी रातों की नींदें हराम हो गई थी। मैंने अम्मी से कहा कि शहीर को हम कैडेट कॉलेज डाल देते हैं, वहाँ उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, मगर मेरी माँ रोने लगी। बीवी ने अलग अपनी आंखें सुजा ली। कोई शहीर को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। अम्मा कहती, बेटी की आखिरी निशानी है, उसे देख देख कर तो मैं जीती हूँ। अल्लाह तुम लोगों की गोद जल्दी भर दे। शहीर भी गया तो घर काट खाने को दौड़ेगा। मजबूर होकर मैंने चुप इख्तियार कर ली, मगर अब मैं अपनी बीवी और शहीर पर नजर रखने लगा था। आजकल के बच्चे मोबाइल देखकर वक्त से पहले जवान हो जाते थे और आजकल की औरतें अपनी ख्वाहिशें बच्चों से पूरा करती हैं ताकि वो किसी के आगे जुबान ना खोलें और इनसे दब कर रहे। जब मैं घर आया तो मैं हर एक चीज़ को तनकीदी नज़र से देख रहा था। मेरी बीवी ने शहीर को बिल्कुल अपने साथ चिपकाया हुआ बिठाया हुआ था और उसके कंधे पर बाजू रखकर सरगोशियों में न जाने इसके साथ क्या बातें कर रही थी। तब भी मैंने इसकी बात सुनकर चौंक गया। वो शहीर को कहने लगी कि रात को जब मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी तो तुम कमरे का दरवाज़ा खुला रखना, तुम जागते रहना, ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और हमारा सारा प्लान खराब हो जाए। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था, मगर तभी मैंने अपने चेहरे के जाविये बमुश्किल दुरुस्त किए और यूं ज़ाहिर करने लगा जैसे मैंने इनकी कोई बात ना सुनी हो। मेरी बीवी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी, आंखों में अजीब सी चमक नजर आ रही थी। बार बार वो शहीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और शहीर भी आंखों ही आंखों में न जाने उसके साथ क्या बातें कर रहा था। ये देखकर मेरे सर में दर्द होने लगा था। मैं अपने कमरे में आ गया और थोड़ी देर के बाद जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो मैंने इसे गुस्से से डांट कर कमरे से निकाल दिया। उसे कहने लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। वो भी शायद मेरे इस रवैये की वजह से गुस्सा हो गई थी, मगर फिर बिना कुछ कहे
وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ یوں بھی میں کبھی کبھی بہت ہی زیادہ جذباتی ہو جاتا تھا اور غصے کی حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے الجھے بغیر خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی، اور جب میرا موڈ اچھا ہوتا تو وہ میری اس بات کی طرف نشاندہی کرتی کہ میرا اس کے ساتھ رویہ کس قدر خراب تھا۔ میں اپنی بیوی کی سمجھداری کا قائل تھا کہ وہ غصے کی حالت میں بدتمیزی کر کے میرے غصے کو مزید ہوا نہیں دیتی تھی۔ میں اسے کم ہی ڈانٹتا تھا، مگر آج جب میں نے اسے شہیر کو اشارے کرتے ہوئے دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں پھر سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے یہی منظر لہرا رہے تھے کہ یقیناً ان دونوں کے آپس میں غلط تعلقات ہیں اور وہ دونوں میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں خود کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ اب جب میں کچن میں آیا تو مجھے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازوں کے ساتھ ساتھ خسر پھسر کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ کچن میں آیا تو میری بیوی کے ساتھ شہیر بالکل جڑ کر کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خاموش ہو گئے اور پھر شہیر وہاں سے پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ شہیر میری بہن کا بیٹا تھا اور آج سے پہلے مجھے اس پہ کبھی غصہ نہیں آیا تھا، مگر اب پھر میں آدھی رات تک بستر پر کروٹیں بدل کر لیٹا رہا۔ میں اپنی بیوی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جوں ہی وہ کمرے سے باہر نکل کر شہیر کے پاس جاتی تو میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا اور اسے خوب ذلیل کرتا۔ اس سے پوچھتا کہ کیا یہی تمہاری محبت تھی، یہی وفا تھی جو تم نے نبھائی، جو تم نے مجھے صلہ دیا ہے؟ تم عورتیں اعتبار کے قابل ہی نہیں ہوتی ہو۔ سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ جیسے میرے دوست کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا تھا، ویسے میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں عورتیں اپنے شوہروں سے مخلص ہو کر نہیں رہتی۔ ان کے گھر سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ ان کے ساتھ بے وفائی کی مرتکب ہو جاتی ہیں۔ آدھی رات کے قریب میری بیوی آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھی اور دروازے سے نکل کر باہر چلی گئی۔ اب میں بھی اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا خون پوری طرح سے کھول رہا تھا، غصے سے دماغ جھنجھنا رہا تھا، مگر یہ کام جوش نہیں ہوش سے لینے کا تھا۔ مجھے جو کرنا تھا سوچ سمجھ کر ہی کرنا تھا، اور اگر بعد میں میری بیوی اس بات سے مکر جاتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اس موقع پر گواہ کی ضرورت تھی، اور امی سے بڑا میرے لیے اور کون سا گواہ ہو سکتا تھا؟ تبھی میں آہستہ سے قدموں سے چلتا ہوا امی کے کمرے میں آیا۔ اب جب میں نے دیکھا تو اس شہیر کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر پھر سے افسوس ہونے لگا۔ آج میں پہلی بار اسے خود سے بے وفائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا دل دکھ سے بھر آیا تھا۔ جب میں امی کے کمرے میں آیا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اب میں امی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ انہیں جب نیند سے جگایا تو وہ حیران ہو کر مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مگر اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے کہ میں امی کو اپنے دل کی بات بتا سکتا۔ امی کو میں نے کہا کہ ابھی آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں، میں آپ کو کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ابھی میں جیسا کہہ رہا ہوں آپ ویسا کریں۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا اپنی بوڑھی ماں کو رات کے پہر نیند سے جگا کر پریشان کرنا، اور میں جانتا تھا کہ اب جو میں ان کو دکھانے والا تھا وہ تو اور تکلیف دہ تھا۔ شاید یہ صدمہ امی برداشت نہ کر پاتی، مگر جب تک امی اپنی آنکھوں سے بہو اور نواسے کے کرتوت نہ دیکھ لیتی ان کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ اس وقت میری حالت بھی مجنون جیسی ہو رہی تھی۔ امی بھی حیرت زدہ سی بستر سے اٹھ کر میرے ساتھ چل پڑی، اور پھر جب میں نے شہیر کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں خود کو ہر طرح کا منظر دیکھنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ میرا دل لرز رہا تھا کہ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ جب میں اپنی بیوی کو خود سے بے وفائی کرتے ہوئے دیکھوں گا تو میرے دل پر قیامت سی گزرے گی۔ ایک جھٹکے سے میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گیا۔ جو میں نے سوچا تھا یہ سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا۔ میری بیوی حیران نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو سو رہے تھے۔ اب شہیر اور میری بیوی دونوں کے چہرے اتر گئے تھے اور دونوں ہی اداس نظر آنے لگے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ کو سوتے ہوئے اٹھا کر سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ آج آپ کی سالگرہ ہے اور ہم آپ کے لیے یہ دن یادگار بنانا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہمارا سارا پلان خراب کر دیا۔ میری بیوی اپنی ہی باتیں کہی جا رہی تھی۔ میں اس وقت اس کے سامنے پڑے ہوئے گفٹ پیکس اور کیک دیکھ رہا تھا جس کے آس پاس وہ موم بتیاں جلا رہی تھی، اور میں اپنی سوچوں پر شرمندہ سا ہو کر واپس پلٹ آیا تھا۔
थोड़ी देर के बाद जब सब लोग मेरे कमरे में केक लेकर आए तो केक काटते हुए भी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अपनी बीवी पर शक क्यों किया, उसे इस कदर गलत क्यों समझा, जबकि जानता था कि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा होकर रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी मुझसे इस कदर मोहब्बत करती है, और खुशी इस बात की थी कि वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो आज का दिन मेरे लिए यादगार बनाने की कोशिशें कर रही थी। अब मैंने सबके कमरे से जाने के बाद इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसे कहने लगा, आज तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो आंखों में बेयकीनी भरकर मुझे कहने लगी कि आप सच कह रही हैं। मैंने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया तो वो कहने लगी कि आप अपना इलाज करवा लें, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं भी माँ बन जाऊँ। यही वजह है कि मैं शहीर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उसे देखकर मुझे अपने बच्चों की कमी का एहसास कदरे कम हो जाता है। इसका ख्याल रख के मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं अपने ही बच्चों का ख्याल रख रही हूँ। मैंने सुना है यतीम बच्चों से शफकत से पेश आओ तो अल्लाह ताला खुश होता है। बस मैं चाहती हूँ शहीर को माँ की कमी महसूस ना हो। वो खुश हो तो अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए और इस नेकी के बदले हमारी झोली भर दे। वो बहुत सादगी से बोलती जा रही थी। उसके लहजे में कोई बनावट, कोई झूठ नहीं था। उसकी बातें सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। अगर उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाता कि आज मैं किस नीयत से उठा था और अम्मा को भी साथ उठाया था। अम्मा बाद में मुझसे पूछती ही रही कि इस रात क्यों इतने परेशान थे, हालांकि खुशी का मौका था। मैंने अम्मा को कहा, शायद नींद खराब होने की वजह से आपको लगा मैं परेशान था, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। बस नींद पूरी नहीं थी, सर में भी दर्द था। अब मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगाता था और मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि महज अपनी अना की खातिर मैंने अपनी बीवी को इतनी बड़ी खुशी से महरूम किए रखा। तभी मैंने इससे वादा किया कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम डॉक्टर के पास कल ही चलते हैं और कल ही मैं अपना प्रॉपर इलाज करवाने के लिए तैयार हूँ। और फिर महज 6 माह अपना इलाज करवाने के बाद मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया था। अब अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी दिखा दी थी, और इस बात पर हम दोनों खुदा का शुक्र अदा करते हुए थक नहीं रहे थे। मैं इस बात पर भी शुक्र अदा कर रहा था कि जो मैंने अपनी बीवी के बारे में गलत सोचा, उसे उसके बारे में भनक भी नहीं पड़ने दी, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचती। ज़रूरी नहीं होता कि आंखों देखा और कानों सुना सच हो। कभी कभी आंखों देखा गलत भी हो सकता है और कानों सुना झूठ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है, हमारे किसी जानने वाले के साथ जो कुछ हो चुका है, वो हमारे साथ भी हो। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, ना हालात एक जैसे होते हैं। मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस आजमाइश से बचा ली।